दिस इज 92.7 बिग एफएम। मैं हूं अन्नू कपूर और शुरू करने की इजाजत चाहता हूं आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। कहानियां हैं, दास्तानें हैं, ट्रिविया हैं और हैं फिल्मी नगमे। बस ऐसे ही कुछ चीजों से आप हमसे जुड़े हुए हैं। मकसद सिर्फ एक ही है, आपका दिल बहल जाए, दिन हो कि रात हो, अच्छे से मजे में कट जाए। इसीलिए तो कहानियां सुनाता हूं। आज की पहली कहानी है मिस्टर एंड मिसेस 55 की कास्टिंग की कहानी। हीरोइन की बात, डायरेक्टर की बात बताऊंगा ये आज के पहले किस्से में। दूसरी कहानी में यश चोपड़ा की एक फिल्म में 4 हीरोइंस ने काम करने से इनकार कर दिया था और फिर जिसने फाइनली वो फिल्म स्वीकार की, उसके बाद का किस्सा। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध संगीत निर्देशक श्री प्रीतम चक्रवर्ती को। फिल्मी मिस्टेक में आज होगा इशारा जिस फिल्म की तरफ, उसका नाम है प्यार झुकता नहीं। और अंत में हमारे श्रोता हिजाब आलम के सवाल का जवाब। तो चलिए दोस्तों, हो जाए सुहाना सफर। ये बढ़ा कदम आगे। 1954 में आर पार की कामयाबी के बाद गुरदत्त ने सोचा कि चलो एक कॉमेडी फिल्म बनाई जाए। टाइटल भी जहन में आ गया, मिस्टर एंड मिसेस 55। यहां गौरतलब यह है कि पिछली 3 फिल्मों की हीरोइन रही थीं गीता बाली। बाजी, जाल और बाज, ये तीनों ही फिल्में गुरदत्त ने गीता बाली को लेकर डायरेक्ट की थी। मगर दिल में आया कि क्यों ना इस बार मधुबाला को लिया जाए। जब उन्होंने ये बात सबको बताई तो ये फैसला कि मधुबाला को लेना है थोड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि गुरदत्त का काम करने का ढंग अलग था। रात दिन बिना वक्त देखे शूटिंग करना, हैपहैज़र्ड। और मधुबाला द स्टार शाम के 6:30 बजे के बाद रुकती ही नहीं थी। कुछ काम नहीं, पैकअप घर। सबने गुरदत्त को समझाया कि शूटिंग के वक्त बिना वजह झगड़े होंगे, ना इत्तेफाकियां होंगी, फिल्म पर असर पड़ेगा, पूरी ना हो पाए। मधुबाला को भूल जाइए, किसी और हीरोइन को ले लीजिए, गीता जी को रिपीट कर लीजिए। लेकिन गुरदत्त अड़ गए, जिद के तो बहुत पक्के थे। खैर साहब, गुरदत्त ने अपने सहयोगी एस गुरुस्वामी से मधुबाला को खबर भिजवाई कि वो मिलना चाहते हैं। गुरुस्वामी और मधुबाला की फैमिली के अच्छे रिश्ते थे। गुरुस्वामी ने जब मधुबाला को ये खबर सुनाई कि गुरु साहब मिलना चाहते हैं, तो मधुबाला बहुत खुश हो गई। मीटिंग हुई और फौरन मधुबाला ने यस कर दिया। ध्यान दिलाना चाहूंगा, उस जमाने की सबसे टॉप मोस्ट हीरोइन, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड हीरोइन और कोई नहीं, मधुबाला ही हुआ करती थी। लीजिए, सारी फॉर्मेलिटीज निपट गईं और शूटिंग का दिन भी आ गया। अच्छा, इधर पूरी यूनिट इस बात से स्ट्रेस में थी कि पहले दिन वो तो 6:30 बजे होते ही मधुबाला सेट छोड़ के चली जाएंगे अपने घर। मगर ये क्या, पहले ही दिन शूटिंग रात के 11 बजे तक चली और मधुबाला खुशी खुशी काम भी करती रही। ये सिलसिला रोज चलता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन। और हर रोज यूनिट के लोग इस आशंका में रहते थे कि आज कुछ ना कुछ जरूर होगा। मधुबाला 6:30 बजे के बाद सेट छोड़ के जाएंगी, भड़क पड़ेंगी और मनमुटाव हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखते देखते फिल्म पूरी हो गई। हर दिन शूटिंग लेट तक चलती थी। मधुबाला ने एक बार भी शिकायत नहीं की। सब ताज्जुब में थे कि ऐसा कैसे हो गया। वो जो 6:30 बजे घड़ी दिखाकर सेट छोड़कर जाने वाली इतनी टॉप की हीरोइन 5-5 घंटे डिले होकर कैसे काम करती रही। तब मालूम पड़ा कि दरअसल मधुबाला ग्रेट गुरुदत्त की जबरदस्त फैन थी, मुरीद थी और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी
कि एक बार, सिर्फ एक बार मधुबाला को गुरुदत्त के साथ काम करने का मौका मिल जाए। और ये मौका मिला मिस्टर एंड मिसेस 55 में। गुरुदत्त के टाइमिंग के हिसाब से मधुबाला काम करती रहीं। आप ताज्जुब करेंगे, रिलायबल सोर्सेज ने हमको ये बताया कि गुरुदत्त से पैसों के मुतालिक भी मधुबाला ने कोई ज़बान नहीं खोली। यश चोपड़ा ने शाहरुख खान, अक्षय कुमार और माधुरी दीक्षित को लेकर एक फिल्म स्टार्ट की, दिल तो पागल है। आप जानते हैं इस फिल्म में 2 हीरोइंस थी। माधुरी फाइनल हो चुकी थी। दूसरी हीरोइन के लिए यश चोपड़ा की पहली चॉइस थी जूही चावला, लेकिन जूही चावला ने यह कहकर फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया कि माधुरी के सामने वो सेकंड हीरोइन का रोल नहीं करेगी। मनीषा कोइराला ने भी स्क्रिप्ट सुनी तो उन्हें माधुरी का रोल ज्यादा दमदार लगा, इसलिए उन्होंने भी इनकार कर दिया, फिल्म को बाय बाय बोल दिया। अब श्री यश चोपड़ा ने उर्मिला मातोंडकर से संपर्क साधा तो उन्होंने भी बहाना बना डाला। यश जी परेशान हो गए, लेकिन लगा कि चलो काजोल से बात करते हैं। काजोल उनकी कई फिल्मों में काम कर चुकी थी। शाहरुख खान के अपोजिट काम है, रिश्ते भी घर जैसे हैं, तो शायद काजोल एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन काजोल ने भी बड़े प्यार से, बड़े इज्जत के साथ ठेंगा दिखा दिया। अब बड़ा मसला खड़ा हो गया। यश चोपड़ा के दिमाग में एक नाम किसी ने सुझाया या उन्हें आ गया, करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर उन दिनों की बहुत बड़ी हीरोइन हुआ करती थी, तो वो अज्यूम कर बैठे कि वो ना ही कर देगी। फिर भी कोशिश करने में क्या जाता था। कोशिश हुई। करिश्मा ने इस फिल्म से पहले ना तो यश चोपड़ा के साथ काम किया था और ना ही शाहरुख खान के साथ। अलबत्ता इन दोनों के साथ काम करने की हसरत लिए करिश्मा ने तुरंत यस बोल दिया। फिल्म बनी, हिट हुई और सरप्राइज की बात यह है कि इस रोल के लिए करिश्मा को नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। भैया, जो किस्मत में है वो तो झोली में चल के आएगा। हेलो, नमस्कार, अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। कौन साहब बोल रहे हैं? हेलो, नमस्कार, अन्नू कपूर साहब, मैं मुकेश वर्मा बोल रहा हूँ। वर्मा जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सर आगरा से बोल रहा हूँ। अच्छा। अरे वाह वाह वाह, सौभाग्य बड़ा है। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप तो जिस जगह से बोल रहे हैं उसके तो अपना इतिहास है। वहाँ के ही नजीर अकबराबादी थे, जिनको हम अपने देश का पहला जनवादी कवि कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। पहला जनवादी जो हमारे कवि हैं। लोग तो तब जुल्फ और महबूबा और आशिक और माशूक और मिज़गा की बात किया करते थे, अबरू की तलवारों की बात किया करते थे। तब इसी आगरा शहर का लाल नजीर अकबराबादी ने रीछ के बच्चों के ऊपर, तिल के लड्डू के ऊपर, आगरे की तैराकी के ऊपर भी गीत लिखे, कविता लिखी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आज भी आगरा शायरी के मामले में उतना ही महफूज है अनु साहब जी। आज भी कई एक नए ऐसे शायर हैं जो कि वो बड़े अच्छे हैं और बड़ा ही मशहूर है और बहुत महफूज भी है जी शायरी के मामले में। नहीं, अब देखिए, आपने कहा आप आगरा के हैं, आपकी भाषा से भी लगा कि हाँ भाई पढ़े लिखे समझदार हैं, इसलिए मैं सोच के थोड़ा, मुझे क्या मालूम आप मुझसे फोन पे बात करेंगे। लेकिन आगरे में क्या है तो ब्रजभूमि ना। जी हाँ। तो आगरे में, पुराने आगरे में तैरने को पैरना बोलते थे। जी हाँ, है ना। तो अब देखिए आप, ग्रेट नजीर अकबराबादी आगरे की तैराकी के बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं कि जब पैरने की रुत में दिलदार पैरते हैं जी, जब पैरने की रुत में दिलदार पैरते हैं, आशिक भी साथ उनके गमखार पैरते हैं, भोले सयाने नादा होशियार पैरते हैं, पीरो जवान मुर्शिद अय्यार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या अय्यार पैरते हैं। अरे क्या बात, क्या। जब पैरने की रुत में दिलदार पैरते हैं, भोले सयाने नादा होशियार पैरते हैं, आशिक भी साथ उनके गमखार पैरते हैं, और इस आगरे में क्या क्या यार पैरते हैं। और सबसे पहले बोलते हैं खुर्दो कबीर की जय। देखिए सर, सबसे पहले बोलते हैं खुर्दो कबीर की जय, फिर उसके बाद अपने उस्ताद पीर की जय, मोरो मुकुट कन्हैया जमुना के तीर की जय, करकशी की दिल में इजहार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या यार पैरते हैं। जी, यही आज तो देखो आपकी उपस्थिति ने, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, लेकिन मुझे कितना मोटिवेट कर दिया। मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। बिल्कुल, बस यही लग रहा है कि टेलीफोन लाइन ही, बल्कि आप बिल्कुल कहीं आसपास हैं। नहीं, आपकी उपस्थिति ने मुझे इतनी प्रेरणा दे दी ना।
जी जी जी। इसका मतलब यही है कि अगर सामने ना भी है, किसी की आवाज भी आपके दिलों तक पहुंच जाए तो आपको खींच लेती है। जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और अन्नू साहब, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है जी। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं अपने आप में भी एक ब्रॉडकास्टर हूँ। अच्छा। और जी, प्रोग्रामर हूँ ऑल इंडिया रेडियो आगरा में। वाह वाह वाह, हमारी शुभकामनाएं मुकेश जी, बहुत अच्छा काम करें आप। जी, और मैं समझता हूँ कि आप इतने लंबे टाइम से इतना अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं, क्वालिटी वाइज, कंटेंट वाइज इतना इनोवेटिव है। इंडस्ट्री के बहुत से ऐसे अनछुए पहलुओं को आप हमारे सामने लाते हैं। इस बात की चर्चा हम अपने दूसरे मीडिया साथियों से भी करते हैं। ये प्रोग्राम कितना अच्छा है अपने आप में। और चूंकि हम ब्रॉडकास्टर हैं तो हम ये भी जानते हैं कि इसमें कितनी दुश्वारियां, कितनी कठिनाइयां आती हैं किसी प्रोग्राम की आउटपुट को निकालने में। तो वो भी मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए आप कितनी मुश्किलों से, कितनी परेशानियों से जूझते होंगे। ये आपका कंसिडरेशन है, क्योंकि आप खुद इतने प्रोफेशनल हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए, तो आपको इसकी कितनी दिक्कतें उनका पता है। मुकेश जी, कौन कौन है परिवार में? आगरा के ही है, जन्म स्थान आगरा ही है? नहीं, जन्म स्थान तो मेरा आगरा के पास में एटा जनपद है। एटा, हाँ जी। और एटा के अमीर खुसरो थे। जी हाँ, पटियाली के एटा के, हमारे पटियाली एक जगह है, वहाँ के अमीर खुसरो थे। आपको बहुत अच्छी जानकारी है लिटरेचर की, साहित्य की। मैंने आपसे कहा ना कि आपकी आवाज मेरे कानों में पड़ी और कानों से सीधे दिल के तार छेड़ दिए आपने। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी मिल जाता है और ट्यूनिंग हो जाती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो घर में कौन कौन है? भाभी जी? घर में माताजी हैं, पिताजी हैं, बच्चे हैं जी, और हम लोग हैं। और सब सेटल हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में? नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं। जी। हाँ, मेरी तरफ से माताजी, पिताजी को, भाभी जी को प्रणाम, बच्चों को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद मुकेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आपको भी मेरी तरफ से, आपके साथ में जो भी मैं समझता हूँ कि आप सब प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं, बाकी साथ में भी और भी बहुत से लोग होते हैं जो कि फ्रंट पे नहीं आ पाते, उन सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इतना अच्छा प्रोग्राम चलाने के लिए। और इतने टाइम से चला रहे हैं, कंटेंट्स की कितनी प्रॉब्लम होती है वो हम सब जानते हैं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू सो मच जी। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध संगीत निर्देशक श्री प्रीतम चक्रवर्ती को। प्रीतम चक्रवर्ती 14 जून 1971 को कोलकाता में जन्मे। आपके पिता श्री प्रबोध चक्रवर्ती एक संगीत विद्यालय चलाते थे और माताजी श्रीमती अनुराधा। प्रीतम चक्रवर्ती ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट जेम्स स्कूल से कंप्लीट की और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज में भर्ती हो गए। संगीत की शिक्षा पिता ने बचपन से ही देना आरंभ कर दिया था, इसलिए रुचि बढ़ती चली गई और धीरे धीरे, देखते देखते प्रीतम चक्रवर्ती गिटार भी बजाने लगे और बहुत अच्छा गिटार बजाने लगे। कम उम्र में ही एक बंगला बैंड चंद्रबिंदु में इंक्लूड भी कर लिए गए। 1993 में प्रीतम ने साउंड रिकॉर्डिंग और साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। डिप्लोमा करने के बाद प्रीतम चक्रवर्ती चले आए बंबई। एड फिल्म्स के लिए जिंगल रिकॉर्ड करने लगे। इसी दौरान दोस्ती हो गई, मुलाकात हुई जीत गांगुली से और दोनों ने जोड़ी बनाकर काम करना शुरू कर दिया। प्रीतम प्रीतम, इस जोड़ी को फिल्मों में पहला मौका मिला एक छोटी सी फिल्म से। फिल्म यूं तो फ्लॉप हो गई, लेकिन फिल्म का नाम था तेरे लिए। दूसरी फिल्म आई मेरे यार की शादी है और इस फिल्म ने ही जीत प्रीतम की जोड़ी को एस्टैब्लिश कर दिया। लेकिन ये जोड़ी एक और फिल्म ही साथ कर सकी, वो फिल्म थी मुद्दा। तत्पश्चात जीत और प्रीतम अलग हो गए। बाद में प्रीतम ने स्वतंत्र रूप से एक फिल्म का संगीत निर्देशन दिया, धूम। इस फिल्म ने श्री प्रीतम चक्रवर्ती को स्टार म्यूजिक डायरेक्टर बना दिया और यहीं से चल पड़ा कामयाबी का सफर। प्रीतम हाईएस्ट पेड संगीतकारों में गिने जाने लगे और यह सिलसिला बदस्तूर अब भी जारी है। प्रीतम की मशहूर फिल्मों में सिंग इज किंग, किस्मत कनेक्शन, चॉकलेट, गरम मसाला, गैंगस्टर, मेट्रो, जब वी मेट, रेस, बिल्लू, लव आजकल, गोलमाल रिटर्न, तुम मिले, अजब प्रेम की गजब कहानी, दे दनादन, बदमाश, कंपनी, राजनीति, दिलवाले, बजरंगी भाईजान जैसी कई फिल्में हैं। प्रीतम ने सिर्फ 15 साल में
अब तक 120 फिल्मों में संगीत दिया है। फिल्म बर्फी और ए दिल है मुश्किल के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। विवाह किया सुश्री स्मिता भट्टाचार्य से, 2 संतानें हैं, बेटा पूर्वेश और पुत्री इश्का। प्रीतम चक्रवर्ती को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की अनंत शुभकामनाएं। अगर वो ये कार्यक्रम सुन रहे हों या उनका कोई मित्र सुन रहा हो, असिस्टेंट सुन रहा हो, मित्र बंधु बांधव सुन रहे हैं, फैन सुन रहे हों, तो ये सनद रहे कि 92.7 बिग एफएम पर इस सेगमेंट में हमने देश के एक प्रसिद्ध संगीतकार श्री प्रीतम चक्रवर्ती को बहुत ही प्रेम, आदर और सम्मान के साथ याद किया। वो हमारे प्रणाम स्वीकार करें, वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। फिल्मी मिस्टेक। 1985 में डायरेक्टर विजय सदाना ने मिथुन चक्रवर्ती, पद्मिनी कोल्हापुरे और डैनी को लेकर एक फिल्म बनाई, प्यार झुकता नहीं। इस फिल्म की एक फिल्मी मिस्टेक। प्यार झुकता नहीं की कहानी में जब मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरे हनीमून पर जाते हैं, मतलब उनके कैरेक्टर, वहां एक पेड़ पर पद्मिनी हार्ट का शेप बनाती है जो उनके प्यार की निशानी है। ये किसके दिल पर छुरी चला रही है? अपने दिल पर। ऐसा कसम मत कीजिए, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम्हें क्यों? इसलिए कि ये दिल अब मेरा हो चुका है। अजय, मैं चाहती हूँ कि हमारा ये दिल इन हसीन वादियों में हमारे प्यार की एक यादगार बनकर रह जाए। और जब हमारा बेटा होगा हम उसे यहाँ लाएंगे। हाँ अजय, और जानते हो ये वादियाँ उसके लिए माँ की गोद जैसी बन जाएंगी, क्योंकि इनमें उसकी माँ का दिल शामिल होगा। शादी के बाद बच्चा होता है, उसके बाद हीरो और हीरोइन में तलाक हो जाता है। मिथुन बच्चे को लेकर शिमला चले जाते हैं और अक्सर बच्चे को लेकर इसी पेड़ के पास जाते हैं जहां पद्मिनी ने हार्ट का शेप बनाया था, एक दिल बनाया था। बेटे, तुझे चोट तो नहीं आई? क्या हुआ विकी? तुझे चोट तो नहीं लगी? पापा ये देखो, यहाँ से भी आवाज आई थी। ये दिल है ना? हाँ बेटे। ये किसका दिल है? ये तुम्हारी माँ का दिल है बेटे। बच्चा 7 साल का होता है, तब पद्मिनी कोल्हापुरे का शिमला आना होता है। बच्चा पद्मिनी से मिलता है और वो पद्मिनी को वही हार्ट का शेप दिखाकर सब कुछ याद दिलाता है और कालांतर में पति पत्नी का सुखद मिलन हो जाता है। ठीक है ना? यानी हार्ट का शेप पूरी फिल्म का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन पूरी फिल्म में हार्ट का जो तस्वीर है, ये जो डायग्राम है, स्केच है, वो बार बार अपना शेप बदलता रहता है। जब 2 साल के बेटे के साथ हीरो वहां जाता है तो बिल्कुल नया नया सा रहता है। 7 साल के बच्चे के साथ जाते तो भरा भरा सा रहता है, और जब वही बच्चा कुछ दिन बाद जाता है तो हार्ट बिल्कुल क्लीन हो गया होता है। मिस्टेक है कंटिन्यूटी की जबरदस्त, अवॉइड किया जा सकता था थोड़े होश हवास के साथ, बट दिस इज बॉलीवुड। मीरा रोड ठाणे के हिजाब आलम का सवाल, क्या ये सच है कि कोर्ट ने देवानंद को काले रंग का सूट पहनने पर रोक लगा दी थी? देखिए जनाब, जहां तक मेरी जानकारी है किसी कोर्ट ने ऐसा कुछ बैन या रोक नहीं लगाया था। ये है, इस तरह की कहानियां फैली हुई हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है इसका। अलबत्ता ये बात सच है कि देवानंद ब्लैक सूट में बहुत हैंडसम लगते थे। उन्हें ब्लैक सूट में देखकर हॉलीवुड के स्टार ग्रेगरी पैक ने उन्हें कहा था कि तुम ब्लैक सूट मत पहना करो, वरना लड़कियां तुम्हें देखने के चक्कर में गिर पड़ेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे जवाब से मुतमईन होंगे हिजाब आलम साहब, मगर फिर भी अगर आप में से किसी श्रोता के पास इस मुतालिक कोई जानकारी हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आज के सुहाने सफ़र को देता हूं यहीं विराम। कल फिर मिलेंगे उस प्रोग्राम को लेकर जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।